हेलो दोस्तों, मैं आपका आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी का प्रश्न सीरीज़ मतलब क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आगे के पेपर्स के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी हो। आगे आपको पता ही है कि संपरीक्षक का पेपर होने वाला है। साथ ही फूड इंस्पेक्टर में भी हिंदी पूछी जाती है, हॉस्टल अधीक्षक में भी, और आपके पटवारी में भी हिंदी का बहुत महत्व है। तो उसी के चलते हम लोग देख रहे हैं आज से पूरा क्वेश्चन सीरीज़ देखेंगे कि कौन कौन से पेपर में आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सभी पेपर में आए हुए प्रश्न ही मैं कराऊंगा। और ये जो है अधिकतर जो टीचर लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें ज़्यादा हिंदी आती है। और जैसे कि पुलिस जो एसआई होता है ना, पुलिस जो सब इंस्पेक्टर होता है जिसको एसआई बोलते हैं हम लोग, उसमें भी हिंदी अच्छे से आती है। उन पेपर्स से मैं इकट्ठा करके, चाहे हमारे राज्य के पेपर हों या अन्य राज्य के पेपर हों, उनसे मैं इकट्ठा करके, और जिसमें 100 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई पेपर में, उन पेपर्स से मैं इकट्ठा करके जो प्रश्न हमारे लेवल के हैं, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में पूछे जाने योग्य हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के पेपर्स के लिए जो महत्वपूर्ण होगा, या मैं कहूँ तो जो हमारे सिलेबस में हैं, उन्हीं को मैं लेकर चलूँगा, उन्हीं क्वेश्चन को। इसीलिए आपको हो सकता है कि क्वेश्चंस के नंबर में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज महसूस हो, क्योंकि अलग अलग नंबर्स के क्वेश्चंस मैं उठाऊँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हमारे काम के ही नहीं होंगे उनको मैं छोड़ दूँगा, है ना। तो क्वेश्चन के नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वैसे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ज़रूर कठिन होता है। और जो पहले बार पेपर में बैठता है उसको कई बार समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, और मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको भी और मुझको भी, क्योंकि हिंदी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हिंदी पर मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, और कुछ अगर गलती हो जाएगी तो मैं अगले दिन उसको सुधार लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का देख लेते हैं, और पहला प्रश्न है 15वां प्रश्न आपके सामने, आपने पढ़ ही लिया होगा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने वर्ग पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि का वर्ग होता है ना, उसी प्रकार से चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है। तो उन वर्गों के देखिए, पहला वाले में दिया है कि प्रथमा अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, पंचमा अक्षर। तो आखिर आंसर क्या है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे का, खा, गा, घा, अंगा पर जाते हैं हम लोग, तो जो सबसे अंतिम अक्षर होता है पंचमा अक्षर, जैसे का वर्ग में अंगा है ना, उसी से चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया हैं। तो इनको दोस्तों हम लोग नाक से भी बोलते हैं, है ना। मतलब हमको बोलने के लिए इनके लिए नाक की भी आवश्यकता होती है, और ऐसे व्यंजनों को ही अनुनासिक व्यंजन कहते हैं दोस्तों, है ना। तो आपका डी आंसर बिल्कुल राइट है। और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न आपको दे दिया है, परीक्षा लिखा हुआ हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही आसान है। और इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, बताइए जल्दी से। मैं आपको आंसर बताने के लिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आप लोग पॉज करके आंसर खुद से सोचा कीजिए, उसके बाद मेरा देख लीजिए, है ना, मेरा देख लिया कीजिएगा, है ना। तो चलते हैं आगे। और 16वां का आंसर दोस्तों डी है। अब अगर 17वां पढ़े हम लोग, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये आ गया दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मैं बता नहीं सकता कितने बार पूछा गया है। और अक्सर बच्चे जो हैं इसमें सही कौन सा लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको। ए को सही लगा देते हैं, जबकि जो ए है वो सही नहीं है दोस्तों, है ना। ये जो है सही नहीं है। और देखिए आगे बी में भी श्रृंगार लिखा हुआ है,
और सी में भी श्रृंगार लिखा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए सा का इस्तेमाल कर दिया है, सरोता वाला सा का, और इसमें बड़े सा का, डी वाले में बड़े सा का इस्तेमाल कर दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, सी और डी तो आपका पूरा पूरा गलत है ना। लेकिन जो है अगर हम देखें तो बी वाला सही है दोस्तों, ए सही नहीं है ना। धोखा मत खाइएगा, इसमें एक ही लकीर रहती है ना, श्रृंगार में एक ही लकीर रहती है। और कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आप लोग पढ़ ही रहे होंगे प्रश्न को, संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं दोस्तों, संधि किसे कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन जो पढ़ा होगा वही बता पाएगा। दो शब्दों के मेल को, देखिए बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, दो शब्दों के मेल को। और अक्सर बच्चे इसी को लगा देते हैं, है ना, क्योंकि जो नहीं पढ़ा होता है ना, जो पढ़ा होगा वो तो बिल्कुल सही आंसर लगाएगा, लेकिन जो अच्छे से नहीं पढ़ा है वो बी में ही लगाता है अक्सर करके। और हमको लगाना है ए में दोस्तों। दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि, है ना। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को कहते हैं। या वहीं पर अगर ध्वनि लिख दे तब भी सही होगा, है ना। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं दोस्तों, तो ध्वनि लिखे चाहे वर्ण लिखे एक ही बात है। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। और आगे का प्रश्न आपका बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि जो संधि को अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, डीप जाकर, वो बता पाएगा। बाकी आसान है क्वेश्चन, कठिन नहीं है, लेकिन जो पढ़ा होगा वही बता पाएगा। देखिए लिखा हुआ है आ धन ई इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। तो अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों तो ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है आपके गुण संधि में, है ना। और इसीलिए बी आंसर आपका राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न आपका, सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि ताम में देखिए हलंत लगा हुआ है ना। तो जहाँ भी हलंत लगा रहता है पहले वाले अक्षर में, है ना, धन के पहले वाले अक्षर में अगर हलंत लगा है, इसका मतलब जो है क्या होता है, इसका मतलब अक्षर जो है आधा है। आधा है का मतलब है कि उसमें स्वर नहीं लगा हुआ है ना। स्वर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि व्यंजन है। और व्यंजन से जब भी योग होगा किसी स्वर या व्यंजन का, है ना, तो क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। तो लगा दीजिए आंसर बी, और इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और 21वां देखते हैं, अधःधन गति। अधःधन गति, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग कि विसर्ग लगा हुआ है, और विसर्ग जब भी लगा होता है तो कौन सा संधि होता है? विसर्ग संधि। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर ना ये नहीं दिया होता, आपको अधःगति नहीं दिया होता, आपको सिर्फ अधोगति, है ना, मैं पूछा होता कि अधोगति में किस प्रकार का संधि है, तब आपको मुश्किल हो जाती। क्योंकि ऐसा ही किस में भी होता है, ऐसा ही गुण संधि में भी होता है। ऊपर में एक मात्रा लगी होती है ना। तो अधोगति में इसीलिए मुश्किल हो जाती है जब बिना विच्छेद किया हुआ दिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो अधोगति में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। और अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। और आज मैं आपको 40 प्रश्न कराने वाला हूं दोस्तों, है ना। और सीरीज़ हमारी चलेगी पूरी 40 प्रश्नों की, तो साथ में बने रहिएगा। जो भी डाउट होगा मुझको पूछा कीजिएगा, और मैं आपको आपके कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। बाकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपसर्ग से है दोस्तों प्रश्न। और पूछा जा रहा है कि प्रत्युत्पन्नमति, है ना, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो देखो दोस्तों कि सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग आगे लगता है कि पीछे, है ना। शब्द के पहले लगता है कि पीछे लगता है। तो दोस्तों उपसर्ग जो है शब्द के हमेशा पहले लगता है ना। प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। तो इतनी सी बात तो बहुत बहुत सारे बच्चों को पता होती है ना। लेकिन इस प्रश्न में दोस्तों आपको उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ आंसर आपको। इसमें लगा हुआ है दोस्तों प्रति, है ना। इसमें क्या लगा हुआ है? प्रति। ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी आपका राइट है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय में, मतलब अगले प्रश्न में। और उसमें लिखा हुआ है कि कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो दोस्तों प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कृत जो प्रत्यय होते हैं कितने होते हैं, है ना। कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो आप लोग मुझको कमेंट करके बताइएगा कि कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में, क्रिया के अंत में। दोस्तों क्रिया के अंत में लगता है जो प्रत्यय, उसी को कहते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। क्रिया के अंत में, या बोले अगर ऐसा भी बोल सकता है कि धातु के अंत में, है ना, धातु के अंत में, तब भी राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो कृत प्रत्यय तो आपको पता चल गया कि क्रिया के अंत में लगता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो है किसके अंत में लगता है? तो दोस्तों जो भी संज्ञा होते हैं, है ना, सर्वनाम होते हैं, इनके क्या पीछे में लगता है ना। इनके पीछे में बोलो चाहे अंत में बोलो, है ना, तो उनको क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 23वें प्रश्न को। अच्छा 23वां प्रश्न हो गया हमारा। 24वां प्रश्न, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृदंत, तद्धित, देशज, विदेशज। तो दोस्तों देशज और विदेशज नाम का तो कोई प्रत्यय ही नहीं होता है, सबसे पहली बात, है ना। तो उसको तो आप ऐसे ही काट देंगे। अब बात आती है कि पढ़ने वाला में कृदंत है कि तद्धित प्रत्यय, है ना। कृदंत को ही दोस्तों क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय मैंने बताया आपको कि संज्ञा और सर्वनाम में जो जुड़ता है ना। संज्ञा और सर्वनाम में जुड़कर जो नया शब्द बनाता है, वैसे प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय मैंने आपको बताया कि क्रिया में जुड़ेगा। तो दोस्तों पढ़ना एक क्रिया है और पढ़ने वाला, है ना, पढ़ना से बना दिया पढ़ने वाला, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कृदंत प्रत्यय ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कृदंत प्रत्यय ही आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका 25वां, किसमें यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना। तो यह प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, इस बात को हमको देखना है दोस्तों। तो क्या भोजपुरिया में हुआ है, भारतीय में हुआ है, आतिथेय में हुआ है कि गया में हुआ है? तो इस बात को हमको देखना है। तो दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि 25 का ए आंसर है भोजपुरिया। इसमें लगा हुआ है यह प्रत्यय। और अपना अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ है। तो ये तो पढ़ते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका उत्तर है संक्षिप्त, है ना। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कहना या
संक्षिप्त। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है देवासुर में कौन सा समास है। अब देखिए, इसमें हाइफन का चिन्ह नहीं लगा हुआ है दोस्तों, है ना, बीच में हाइफन का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जो देव और अगर असुर ऐसा लिखा होता तो आप लोग फट से बता देते कि भाई इसमें क्या है, इसमें है आपका द्वंद्व समास, है ना। लेकिन अभी देखिए एक साथ लिख के दे दिया है, इसलिए इसमें क्या है, परेशानी होती है बच्चों को। लेकिन अब मैं आपको बता दूंगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसका आंसर है 27 का बी, मतलब द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास को आप लोग जानते ही हैं कि दो शब्द जो आते हैं बीच में अक्सर हाइफन का चिन्ह लगा होता है और एक दूसरे से विपरीत अर्थ देते हैं या विपरीत जैसे अर्थ देते हैं, है ना। हर बार विपरीत हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन विपरीत जैसा होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है ना। लेकिन आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा दे रहे हैं जिसमें हाइफन का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जैसे आपका, पहले तो मैं आपको टिक, आपके उत्तर में टिक लगा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि शब्द है दोस्तों पापा पाप, है ना, लिख के बता रहा हूँ, पापा पाप। इसको अगर अलग अलग लिख दे तो हमको पता चल जाए, लेकिन एक साथ ही लिखा होता है पापा पाप। अब ये क्या पापा पाप है ना, बच्चों को तो पहले समझ में ही नहीं आया। लेकिन इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। जैसे धर्माधर्म है, इसी प्रकार से लिखा जाता है ना। और एक साथ लिख के क्या दे दिया है, देवासुर। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएंगे तो आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28वां, पाठशाला में कौन सा समास है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा समास है। और पाठशाला, देखिए ऐसे ही कई प्रकार के शब्द बनते हैं, है ना। जैसे पाठशाला है, और क्या बनता है, अश्वशाला है। तो एक्चुअली दोस्तों इसमें क्या होता है, पाठ के लिए शाला, मतलब तत्पुरुष समास। बीच में जो है विभक्ति छिपी हुई है ना, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग तत्पुरुष समास के भेद के बारे में भी बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आप लोगों ने तत्पुरुष समास को अगर डिटेल से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिटेल से भी पूछा जाता है। और ये देखिए क्या होता है, विभक्ति के आधार पर तो प्रकार हैं ही, उसके अलावा भी अलग से और भी प्रकार होते हैं, है ना, और भी प्रकार होते हैं। और बहुत ज़बरदस्त वो वहाँ पर आपको उदाहरण मिलते हैं, और अक्सर करके वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। और आपको 29वां प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि तत्सम शब्दों का जो है स्रोत है। तत्सम शब्दों का स्रोत है। तो कहाँ से आए हैं दोस्तों तत्सम शब्द। आप लोग बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि संस्कृत से आए हुए हैं, है ना। बल्कि मैं कहूँगा कि जो है संस्कृत जो शब्द होते हैं उन्हीं को तत्सम कहते हैं, है ना। आपको पता ही होगा कि जो है जो संस्कृत के समान होते हैं हम लोग उनको तत्सम कहते हैं। जबकि जो तत्सम से बदल गए हैं, है ना, बोलचाल की लगातार बोलचाल में आते आते जिनका रूप परिवर्तित हो गया है उनको कहते हैं तद्भव। ठीक है दोस्तों, तो चले आगे चलते हैं। और आपके सामने 30वां प्रश्न आ गया है, और संधि शब्द है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि संधि किस प्रकार का शब्द है। क्या तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये शब्द जो है तत्सम है ना। संधि जो शब्द है ये जो है तत्सम है। कैसे पहचानेंगे आप लोग,
अक्सर जो ये बिंदु दिख रहा है ना दोस्तों, एक बिंदु, जब भी एक बिंदु ऊपर है ना, जिसको अनुनासिक बोलते हैं हम लोग, अगर वो ऊपर है तो तत्सम होता है अक्सर शब्द, है ना। और अगर चंद्र बिंदु ऊपर है ना, तो अक्सर तद्भव होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, आपके काम आएगा। अब 31वां देखते हैं, मगही शब्द है, तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है। ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, और बहुत ही प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है, सेम टू सेम ऊपर जैसा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर है तत्सम, ठीक है। थोड़ा समय मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप लोग अपना आंसर सोच लें, है ना। बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और जल्दी से जल्दी निपटाना है वीडियो को, है ना। तो इसीलिए थोड़ा समय दे देता हूँ। अब आगे चलते हैं और 32वां प्रश्न पढ़िए। आपने पढ़ लिया होगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो क्या उद्गम है, खेत है। खेत तो दोस्तों तद्भव शब्द है ना। खेत क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र। और सी है कोर्ट है। अब कोर्ट तो आपको पता है कि ये तो भाई अंग्रेजी शब्द है, और अजीब जो शब्द है दोस्तों ये जो है अरबी शब्द है ना। तो इसका मतलब ये है कि उद्गम ही क्या है, तत्सम शब्द है। और देखिए जब भी आधा शब्द कहीं पर आया होता है ना, जैसे दा यहाँ पर आधा है, तो वहाँ पर अक्सर करके तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द को पहचानने के लिए कुछ युक्तियाँ हैं दोस्तों, उनको जानने के बाद आप लोग आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। जैसे मैं एक हिंट देता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया एक लॉजिक देता हूँ। जहाँ भी संयुक्त व्यंजन आ गए ना दोस्तों, वहाँ पर पक्का तत्सम होता है। संयुक्त व्यंजन आप लोग समझ गए होंगे, जैसे छा है ना, ये जो है संयुक्त व्यंजन होता है। तो इससे आप लोग अक्सर करके पहचान लेंगे, ठीक है दोस्तों। एक ही बात से मैंने आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर दिए तत्सम के। जब भी अब आपके सामने ऐसा कोई भी शब्द आएगा तो आप लोग आसानी से उसको पहचान लेंगे। अब चलते हैं आगे, और बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है। तो तत्सम का है कि तद्भव का है कि देशज का है कि विदेशज का है। तो दोस्तों खिचड़ी शब्द जो है, ये जो है दोस्तों देशज शब्द है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, देशज शब्द है। और इस प्रकार से 33 का आंसर आपका क्या हो गया, 33 का आंसर आपका सी हो गया, है ना। 33 का आंसर हो गया आपका सी। अब आगे चलते हैं, और बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं इस सीरीज़ में, आपको बहुत मज़ा आएगा और नई नई बातें जानने को मिलेंगी। चलते हैं 34वें प्रश्न पर। 34वां प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि लोटा किस प्रकार का शब्द है। तो क्या तत्सम है दोस्तों कि तद्भव है, बताइए। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये सी आंसर इसका सही है। लोटा भी जो है दोस्तों, जो लोटा भी है, यह भी देशज है ना, जहाँ भी देशज है। तो दोस्तों मेरे पास वैसे ट्रिक है देशज को याद करने की, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 5-10 मिनट का इसी वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मुझको 5-10 मिनट का अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। जैसे अरबी शब्द पूछता है ना, फारसी शब्द पूछता है, तो इन शब्दों के लिए मेरे पास ट्रिक है याद करने के लिए, कहानी के माध्यम से मैंने याद किया हुआ है। तो उस कहानी को अगर मैं आपको बताऊंगा और 1-2 बार आप लोग दोहराएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे मुझको कमेंट में, तो मैं आपको वो कहानी बताऊंगा और उस कहानी के माध्यम से आपको शब्दों को याद कराऊंगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, और 35वां प्रश्न बोल रहा है अपील शब्द है। तो तत्सम तो हो ही नहीं सकता, आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये विदेशज शब्द है। और दोस्तों विदेशज पूछ लिया तब तो आसान है। यहीं पर अगर आपको अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली
पुर्तगाली आदि अगर दे देता ऑप्शन में तो कठिन हो जाता प्रश्न, और ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है आजकल। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि उनको याद करने की हमारे पास ट्रिक होनी चाहिए, एक बढ़िया माध्यम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं, अरबी में कोई शब्दों की कमी नहीं है ना, और ना ही फारसी में कमी है। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है वहाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा शब्द हैं जिनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। पहले पहले मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब कहानी बनाकर, है ना, हमारे जो गुरुदेव थे वहाँ उनसे हमने सीखा कि कहानी बनाकर कैसे याद रखना है, और एक हास्यप्रद कहानी बनाई हम लोगों ने, और उससे याद रखा हुआ है सारे। हर भाषा के लिए एक एक कहानी है जिनको याद रखने से बहुत सारे जो है आपको शब्द याद रहेंगे उस भाषा के। तो मुझको कमेंट कीजिएगा, अगर बनाना होगा वैसा वीडियो तो मैं 5-10 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा सभी शब्द के लिए, मतलब सभी भाषा के शब्दों के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं आगे, और हमारा 35वां प्रश्न हो गया ख़त्म। हमारा अब 36वां प्रश्न है, लालटेन शब्द है। तो लालटेन दोस्तों विदेशज शब्द है, और इसको पहचानना उतना मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। फिर भी अगर नहीं पता होता है तो देशज और विदेशज इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगते हैं, इसीलिए हमको शब्दों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए हिंदी इसीलिए कठिन हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद रखना पड़ जाता है। तो याद रखने के लिए कुछ माध्यम जैसे ट्रिक, है ना, कोई कहानी, ऐसे सब माध्यम हमारे पास होते हैं तो राह आसान हो जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 34वां प्रश्न, और इसमें पूछा गया है दोस्तों, कमल किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रचना के आधार पर शब्द जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, और उन्हीं 3 प्रकारों को यहाँ पर दिया हुआ है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इन प्रकारों में से कौन सा प्रकार है कमल, है ना। कमल शब्द जो है इन प्रकारों में से किस प्रकार में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर है रूढ़। और रूढ़ क्यों हुआ, क्योंकि इनको है ना, इसको और टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, है ना। कमल को जो है और सार्थक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, है ना। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, और 38वां प्रश्न भी इसी प्रकार का प्रश्न है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए दोस्तों, पाकशाला को अलग अलग किया जा सकता है, पाक और शाला, है ना, और दोनों का अर्थ निकलता है। पाक मतलब पवित्र होता है, शाला मतलब एक प्रकार से घर होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यौगिक, है ना, यौगिक हो जाएगा, क्योंकि जिस अर्थ से, है ना, अलग हुए हैं, है ना, वही अर्थ दे रहे हैं, जुड़ने के बाद भी उसी अर्थ में बने हुए हैं, इसलिए क्या हो गया यौगिक। और अगर दोनों जुड़ के कुछ अलग अर्थ देने लगते, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, दशानन किस प्रकार का शब्द है। देखिए ये जुड़ के बना है दस और आनंद से, जिसका अर्थ होता है, आनंद का अर्थ आपको पता ही है सिर होता है, और 10 का मतलब आपको पता ही है ना। 10 का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, 10 मतलब संख्या बता रहा है ना, और आनंद मतलब सिर। तो दोनों के जुड़ने के बाद दशानन बना है, लेकिन अर्थ कुछ और ही दे रहा है ना। क्या अर्थ दे रहा है, दशानन बोलते ही हम लोगों को पता चल गया कि ये रावण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रावण की। इसका मतलब किसी अन्य अर्थ के लिए यह निश्चित हो गया, और निश्चित का मतलब होता है रूढ़, है ना। योग होने के बाद रूढ़ हो गया, किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, दशानन एक योग रूढ़ शब्द है। दो शब्द जुड़कर एक निश्चित अर्थ के लिए मतलब एक, है ना, एक निश्चित अर्थ के लिए क्या हो गए, रूढ़ हो गए, निश्चित हो गए। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। पर्यायवाची जो भी होते हैं दोस्तों योग रूढ़ में आते हैं, है ना। जैसे रतिपति बोल दे,
है ना, किसको बोल रहे हैं, कामदेव जी को बोल रहे हैं। तो जो भी आपका पर्यायवाची शब्द होगा और उसके बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग निसंदेह क्या लगा देंगे, योग गुरु लगा दीजिएगा दोस्तों, है ना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ और हर बार आपके काम आएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसकी बात की गई है, विकारी शब्द की। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। दोस्तों मैं तो देखते ही इसको आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि जो भी दोस्तों अवयव शब्द होते हैं वो अविकारी होते हैं, विकारी नहीं होते हैं। तो जो भी देखिए आज जो है क्या है, अव्यय है, यथा अव्यय है, परंतु अव्यय है। लेकिन लड़का जो है ये संज्ञा है ना, लड़का क्या है, संज्ञा है। जो संज्ञा होता है क्रिया होती है और विशेषण होता है और सर्वनाम होता है, ये सभी दोस्तों विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा विकारी है और कौन सा अविकारी है। चले आगे और देखते हैं 40वां प्रश्न, विकारी शब्द का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा आपको लग रहा है कि सर्वनाम है, संज्ञा है। ओह, ये तो संबोधन कारक क्या है, संबोधनवाचक अव्यय है ये, है ना। ओह, यह क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, इसलिए देखिए इसलिए भी क्या है, अव्यय है। इधर भी क्या है, इधर क्या है दोस्तों, इधर क्रिया विशेषण है जो कि क्या है, अविकारी है। जबकि बहुत सारे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हमको जब पूछा जाता है कितने हैं तो हम लोग अक्सर क्या प्रयोग करते हैं कि बहुत सारे हैं। तो किन के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना, मनुष्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे मनुष्यों के लिए। इसका मतलब ये है कि यह सर्वनाम है और इसी कारण से यह क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 42वां, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो निसंदेह आपको पता होगा इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों गाय। क्या होता है, गाय। गाय को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, गाय को ही बोलते हैं धेनु। क्या बोलते हैं, धेनु, याद रखिएगा। अब दुकालू दोस्तों, बहुत मतलब दुकालू नहीं ये क्या लिखा हुआ है, दुकुल लिखा हुआ है। तो दुकुल जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा प्रश्न आ गया है जो अक्सर ऐसा शब्द जो है हमको सुनने को नहीं मिलता है ना। तो दुकुल मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ होता है कपड़ा, डायरेक्ट बताता हूं आपको। और कपड़ा का जो है और भी बहुत सारा अर्थ होता है पर्यायवाची, जैसे होता है पट होता है ना, पट होता है, याद रखिएगा। क्षीर होता है, क्षीर होता है। और क्या होता है, बसन होता है, बसन, बसन भी बोलते हैं। परिधान बोलते हैं, परिधान बोलते हैं, है ना। अंबर भी बोलते हैं। तो अंबर जो है अनेकार्थी शब्द है एक तो, है ना। अंबर क्या है, अनेकार्थी शब्द है अंबर। और अंबर का मतलब आपको पता ही होगा कि आकाश भी होता है अंबर। तो ये सब शब्द हैं दोस्तों, है ना। तो इनको भी याद रखिएगा और जहाँ भी डिस्क्राइब करने का मौका मुझको मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा ताकि आपको और भी ज़्यादा फायदा हो सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों प्राची क्या होता है, प्राची का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व, है ना, पूर्व। या प्राचीन भी दिया होता है कहीं कहीं पर, तो याद रखिएगा। और हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है तो इसको बोलते हैं दोस्तों हिमालय, हिमालय, है ना। और हिमालय का पर्यायवाची बहुत सारे पर्यायवाची हैं हिमालय के, मुझको बताइएगा कमेंट करके क्या क्या पर्यायवाची हैं। और आगे चलते हैं 46वां प्रश्न देखते हैं, रत्नाकर। दोस्तों रत्नाकर जो है वर्तनी शुद्ध कर लीजिए, गलत लिखा हुआ है। रत्नाकर में क्या होता है, का में बड़ा मात्रा नहीं होता है ना।
रत्नाकर। और रत्नाकर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कौन रत्न देता है हमको? समुद्र रत्न देता है। तो रत्नाकर मतलब क्या होता है? समुद्र। और इसी को कहते हैं दोस्तों सागर, है ना, सागर कहते हैं दोस्तों। और जल में अगर निधि लगा दें तो पूरा समुद्र का मिल जाता है हमको पर्यायवाची। जैसे जल निधि, तोय निधि, वारी निधि, है ना, निर्निधि, निर्निधि, ये सब होता है। जैसे जल, और जल में अगर धी भी लगा दें तब भी बन जाता है समुद्र का जलधि, अम्बुधि, है ना। तो याद रखिएगा, जलधि, अम्बुधि, पायोधि, वारिधि, ये सब जो दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची हैं। और जैसे ही मैंने आपको ट्रिक बताया कि निधि लगा दो, धी लगा दो, तो बहुत सारे पर्यायवाची आपको ऐसे ही याद हो गए समुद्र के, है ना। इस विधि से याद रखिएगा। अगर आपको पता नहीं रहा होगा तो लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। और पूछा हुआ है अलाव का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अलाव का अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताता हूं, अंगीठी होता है। क्या होता है? अंगीठी होता है। और विपुल का पर्यायवाची शब्द है तो विपुलता, है ना। विपुलता किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत सारा हो जाना, है ना। तो विपुल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। क्या हो जाएगा? बहुत। तो ऐसे सब प्रश्न भी पूछे गए हैं पेपर्स में, तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और यही फ़ायदा होता है हमको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कुछ नया मिल जाता है हमको। यही फ़ायदा होता है प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि सब कुछ हम लोग पढ़कर नहीं रख सकते, लेकिन प्रैक्टिस सेट में कुछ कुछ नई बातें हमको पता चलती जाती हैं, जिनको याद रखने से हमको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब चलते हैं 49वां प्रश्न देखते हैं। और पूछा गया है आपसे रसाल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों रसाल बोलते हैं हम लोग, क्या नींबू को बोलते हैं क्या दोस्तों? इमली को बोलते हैं क्या, कि आम को बोलते हैं? आम को बोलते हैं कि जामुन को बोलते हैं? तो जो नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सभी में रस होते हैं, है ना। जामुन को भी देखो तो मुंह में लेते ही रस आ जाता है ना। नींबू में तो रस का भरमार होता है, लेकिन बोलते रसाल दोस्तों आम को हैं, ठीक है। और आम का और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा पर्यायवाची है, और उन पर्यायवाची को याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सहकार भी बोलते हैं आम को। क्या बोलते हैं? सहकार बोलते हैं, सहकार, सहकार। और इसका क्या होता है? तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। इसी को अमृत फल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अमृत फल कहते हैं, ठीक है। इसी को पीक बंधु कहते हैं, पीक बंधु। इसी को क्या कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं, है ना, फलराज कहते हैं ना। और क्या कहते हैं? पीक बंधु कहते हैं, पीक प्रिय कहते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आम का जो है पर्यायवाची। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए। लिख के बता दूं क्या पीक बंधु को? दोस्तों पीक बंधु ऐसा लिखा जाता है, पीक बंधु। पीक प्रिय भी इसका क्या है? इसका समानार्थी है, या बोले तो पर्यायवाची है। ये हो गया आपका पीक बंधु। और इसी को क्या बोलते हैं? सहकार बोलते हैं आम को। इसको तत्सम का, इसका तत्सम रूप क्या है? आम्र है, जो कि पर्यायवाची में भी गिना जाता है। 50वां शब्द है दोस्तों, प्रश्न है सौगात का पर्यायवाची शब्द है। तो सौगात का मतलब क्या होता है दोस्तों? परिणय होता है, भेंट होता है, परिणाम होता है, कि प्रेम होता है? तो सौगात का अर्थ होता है दोस्तों उपहार या भेंट, है ना।
तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने आज बहुत सारे प्रश्न किए। आज बस इतने ही प्रश्न करते हैं दोस्तों, और प्रश्नों की संख्या बढ़ानी होगी या बरकरार, देखिए इतना तो बरकरार रखूँगा मैं। 35 प्रश्न करे हैं हम लोगों ने आज 35-36 प्रश्न, इतना तो लगभग मैं बरकरार रखूँगा। सोच रहा हूँ कम से कम 30 प्रश्न तो रोज़ाना कराऊँगा ही, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो कम भी कर सकता हूँ प्रश्न और अधिक भी कर सकता हूँ। और हिंदी के हर प्रकार के प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, तो घबराइएगा मत। हर प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके सामने। आज तो जिन प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने किए हैं उनका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, और हर प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। और यह प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न ही हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। और अगर हमारा चैनल आपको लाभकारी लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है। और अगर शेयर कर सकते हैं दोस्तों तो शेयर भी कीजिएगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि सब तक पहुंच सके और चैनल विकास कर पाए। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।